धर्म के आधार पर आरक्षण और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या मोदी सरकार के आक्रामक रुख के बाद विपक्ष बैकफुट पर आया? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी। हमारे साथ आज इस डिबेट में जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, ईश्वरन भंडारी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कांग्रेस के सांसद श्याम कुमार दौलत बर्वे जी को। और बर्वे जी, सवाल मैं यही पूछना चाहती हूं, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति को आज एक तरह से बेनकाब करने का काम गृह मंत्री ने किया, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो मुद्दा हो आरक्षण का। हर जगह आरक्षण करना है, 50% से आगे जाना है, मुंह से प्रॉमिस करना है, सुप्रीम कोर्ट में अटका देना है, ये सब कुछ तुष्टीकरण की तरफ इशारा करता है। तुष्टीकरण की तरफ बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाया था प्रियंका गांधी वाड्रा के बैग का, फिलिस्तीन का जो बैग लेकर आई थी, आज बांग्लादेश का भी बैग लेकर आई हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, बांग्लादेश का बैग लेकर आई हैं तो सीएए का भी सपोर्ट करेंगी क्या? वो माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में शोषित हो रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ही तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था। आपकी कथनी कुछ और, करनी कुछ और। आज क्या कांग्रेस को सीधे तौर पर अपना रुख साफ नहीं करना चाहिए क्या देश की जनता के सामने? नमस्कार नविका जी, आवाज क्या है? नमस्कार जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। आपने जो प्रश्न पूछा है तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि हमारी जो भूमिका है, कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है, वो सदन में हमारे एलओपी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कई बार पब्लिक मीटिंग में, और आपने अभी कल परसों भी जो संविधान के ऊपर जो डिबेट चल रही थी उसमें भी राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि 50% का आरक्षण का जो बैरियर है वो हटना चाहिए और जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी यहां पर रहना चाहिए। ये हमारा स्पष्ट रुख हमने स्पष्ट कर चुके हैं। रही बात बैक की, बांग्लादेश के ऊपर की, प्रियंका जी जो लोग के आए हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने का काम इंदिरा जी ने 1971 में किया था। जो सरेंडर की फोटो है, जो फोटो अपना एक सम्मान है, उस फोटो को राष्ट्राध्यक्ष के, सेना अध्यक्ष के कैबिन से निकालने का पाप इस भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है। तो ये इस तरह की दोहरी नीति अपनाने वाली पार्टी है। और इनका टीडीपी में जो मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम की बात कर रहे हैं अमित शाह जी ने, मुस्लिम को आरक्षण देंगे, टीडीपी पार्टी ये खुद उनके अलायंस में है और वो मुस्लिमों के आरक्षण की मांग वो कर रही है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण दे दो या किसी जाति को या किसी धर्म को आरक्षण दो। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी होना चाहिए। यह स्पष्ट रुख हमारे राहुल जी ने आपके संसद में और कई पब्लिक मीटिंगों में बोला है और हमारी सरकार आने के बाद में वो हम निश्चित ही करेंगे, ये आपको सबने हमने बोला है। अजय आलोक जी, कांग्रेस ने कभी धर्म के बेसिस पर कभी आरक्षण की बात ही नहीं की। जो तेलंगाना में हो रहा है वो शायद किसी और देश में हो रहा है, वो भारत का हिस्सा नहीं है। जवाब दीजिए अजय आलोक जी। नहीं, कांग्रेस जो नहीं बोलती है वो जरूर करती है। उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन सीधे सीधी मुसलमानों को उठा के आरक्षण दे दिया। उनको पूरे के पूरे मुसलमान जातियों को, पठान हो, सैयद हो, शेख हो, उन सबको उठा के एक साथ ओबीसी बना दिया और आरक्षण दे दिया। बात करने की क्या जरूरत है, करके दिखाते हैं भाई। अभी हमारे गृह मंत्री पार्लियामेंट में बता रहे थे ना, हिंदू कोड बिल खत्म कर दिया। हिंदू के हिसाब से देश में कानून नहीं बनना चाहिए, चलिए ठीक है, लेकिन हिंदू कोड बिल खत्म कर दिया, लेकिन यूसीसी लागू नहीं किया। खटाक से मुस्लिम पर्सनल लॉ ले आए, इस पर भी मन नहीं भरा, वक्फ ले आए। वक्फ को और कैसे पावर दें, फिर 64 में एक और संशोधन। नरसिम्हा राव को और मन खराब हुआ, 1995 में एक और संशोधन रख दिया कि जहां पे लाल कपड़ा रखो वो जमीन तुम्हारी।
और कर दिया कि इनके हाईकोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। तुम कांग्रेस बोलती नहीं है, कांग्रेस करके दिखाती है। तुष्टीकरण की जितनी कोशिशें कांग्रेस ने की है तमाम संशोधनों के साथ, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों 28 संशोधन, चाहे 17 संशोधन, इंदिरा गांधी हो 28 संशोधन, राजीव गांधी हो 12 संशोधन, नरसिम्हा राव की सरकार हो 11 संशोधन, सारे संशोधन लाइन से उठा के देख लीजिए, शाहबानो केस हो चाहे कोई केस हो, बिल्कुल आपको लगेगा कि तुष्टीकरण की सॉलिड मोहर लगनी चाहिए। भाई कांग्रेस मुसलमानों की जो पार्टी है, ये तो राहुल गांधी ने कहा था, है ना। जिस पार्टी को ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम लीग, मोहम्मद इस्माइल की पार्टी, उसको मुस्लिम लीग सेकुलर लगती हो, उनके बारे में हम बहस क्यों कर रहे हैं? इस देश की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। अब देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्शन है नविका जी। परदादा, दादी, पिता लगातार आरक्षण का विरोध करते रहे। काका केलकर की रिपोर्ट कभी आई नहीं सदन में, जो आज हमारे गृह मंत्री जी बता रहे थे। मंडल कमीशन को दबा के रखा 1980 से लेकर 1990 तक, लागू नहीं होने दिया। मंडल कमीशन के खिलाफ लोकसभा में सबसे लंबा भाषण दिया राजीव गांधी ने। हाथ पे ना पात पे, मोहर लगेगी बात पे, इंदिरा की बात पे। कहां गए? हाथ भी गया, पात भी गया, बात भी गई, जात आ गई। जो खुद हिंदू नहीं है वो जाति ढूंढ रहे हैं। क्या जाति है पत्रकार तुम्हारी? बताओ। मीडिया में कौन सा पत्रकार आगे का है? बताओ। मीडिया में ओबीसी कितने हैं? बताओ। जीवन भर ओबीसी पिछड़ों अति पिछड़ों का विरोध करते रहे। अरे भला वीपी सिंह का और विराट कोहली हमारे समर्थन की सरकार का, इन्होंने 1989 में 90 में मंडल कमीशन को लागू किया, नहीं तो आज पिछड़ों अति पिछड़ों को वो आरक्षण भी नहीं मिलता। और खोजते चलते हैं कि देश में ब्यूरोक्रेसी में पिछड़े अति पिछड़े कहां हैं, एससी एसटी कहां है? भाई साहब पहले आरक्षण दे दिया होता ना 55 में काका केलकर की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे, तो आज वो होते मेन फ्रेम में। लेकिन ना, करना तो है झूठ की खेती, और वो झूठ की खेती खोद रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, उससे कुछ मिलेगा नहीं। कहने को तो मोहब्बत की दुकान है, कहने को तो मोहब्बत की दुकान है, लेकिन आज गृह मंत्री ने बताया मोहब्बत दुकानों में नहीं बिकती, मोहब्बत दिल से होती है, इजहार किया जाता है और लोगों का प्यार पाने के लिए कुछ काम किया जाता है। ये मोहब्बत दुकानों में कब से बिकने लगी? पहला सवाल यही है बरवे जी आपसे। और बरवे जी, आप तो महाराष्ट्र से आते हैं, बताइए सावरकर वीर थे या नहीं? आप राहुल गांधी के साथ हैं या इंदिरा गांधी की सोच के साथ? देखो, मेरी सोच पर्सनल क्या है उससे किसी को भी कोई ये नहीं है। जो इतिहास की बात वहां पे संसद भवन में हो रही थी, संसद में हो रही थी, ये पर्सनल बात नहीं राहुल है। गांधी जी आप महाराष्ट्र से आते हैं, वो इतिहास बताया। पर्सनल बात नहीं पूछ रही। इस देश के देशभक्त वीर सावरकर पर आप कांग्रेस के नेता हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं, वीर सावरकर आपके लिए क्या हैं? वीर हैं या नहीं हैं? जिस तरीके से संसद में जवाब राहुल गांधी जी ने दिया है, उन्होंने इतिहास को ही बताया है कि इतिहास में सावरकर जी ने क्या किया है वही बताया। जिस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है हमेशा, तो उन्होंने वही बताया कागज की। ये कागज क्या है, ये सच है कि झूठ है, यही पूछा उन्होंने अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से। कमाल करते हैं। अब आप सावरकर जी के है, अब आप महाराष्ट्र से आकर वीर सावरकर पर अपने व्यूज भी नहीं शेयर कर सकते, अपना पक्ष भी नहीं रख सकते, इतना संकोच क्यों है भरवे भाई? अन्य संकोच कोई बात का नहीं है। भाजपा का जो फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदूवाद है, तो वीर सावरकर फर्जी थे, उस पे सारे देश को घुमाने का काम चल रहा है। वीर सावरकर फर्जी थे। भाजपा की बात कर रहा हूं मैं, वीर सावरकर जी पे बात नहीं कर रहा हूं मैं भाजपा पे बात कर रहा हूं कि भाजपा ये सिर्फ आपके नेता राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था, इसीलिए आपसे पूछ रही हूं। बिल्कुल, मैं उस मुद्दे पे आपको बोल ही रहा हूं कि इतिहास की बातों पे बात करने के बजाय आज की बात पे बात करना चाहिए। आज जिस बात के लिए अपन बैठे हैं, देश में विकास की बात होना चाहिए। राहुल गांधी आज की बात क्यों नहीं कर रहे थे? उन्होंने सावरकर जी की बात क्यों की? इसलिए बात की कि जिस तरीके से संविधान के रक्षक बने हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे थे कि हम बहुत बड़े संविधान के रक्षक हैं, और आज ही उन्होंने बिल ला लिया वन नेशन वन इलेक्शन का, जो संविधान के आत्मा को मारने वाला ही काम कर रहे हैं।
पर पहले 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि हम संविधान का सबसे जवाहरलाल बड़ा नेहरू रक्षक से हैं। लेकर और इंदिरा आज ही उन्होंने गांधी दिल लाकर बता तक दिया। 1967 तक ये चुनाव तो एक साथ ही हुआ करते थे, तो नेहरू जी क्या देश के पूरी तरह से कॉन्शियस को मार रहे थे? उसके बाद में हर राज्य की कभी सरकार गिर जाती है तो उसका इलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद में उनका टर्म अलग अलग चेंज हो गया है। चलिए, अभी आपने एक साथ आधा कैसे ला सच तो सकते हैं बताया, उसको? कई बार किसी गिर जाती है, कई बार गिरा भी दी जाती है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, क्या बात है कि इस देश में हम बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बात नहीं कर सकते, उन्हें संरक्षण देने की बात नहीं कर सकते, सीएए से बात करने से संकोच होता है क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, सावरकर पर कुछ बोल नहीं सकते, महाराष्ट्र के जो सांसद हैं, ये विडंबना नहीं है। यूसीसी लाने की बात होगी तो पर्सनल लॉज की बात करेंगे, हिंदुओं के लिए कोई पर्सनल लॉ नहीं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ से चलेगा, उसमें भी क्रिमिनल में छूट दी जाएगी। ये सारे मुद्दे आज गृह मंत्री ने उठाए। मैं पूछना चाहती हूं, समाजवादी पार्टी कहां खड़ा है? देखिए, आज गृह मंत्री जी बोल रहे थे, अच्छा हुआ आपने एक सवाल बहुत अच्छा पूछा, और भारतीय जनता पार्टी पे जो आपने उंगली उठाई है, अच्छा किया, कम से कम आपने हिम्मत तो दिखाई कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है। बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है, और हमसे पूछा जा रहा सवाल कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो। विपक्ष, अरे विपक्ष तो बोल रहा है, आप बढ़िए आगे, हम आपके साथ खड़े हैं, चलिए आप वहां बांग्लादेश, किसने आपको रोका है? आप बांग्लादेश में बोलना नहीं चाहते, बांग्लादेश का नाम वहां से मुंह से बाहर नहीं निकल रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और देश की सरकार चुपचाप बैठी है और विपक्ष से सवाल पूछ रही है। बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा नाविका जी, ये सवाल आपको सरकार से भी कहना चाहिए कि सरकार चुप क्यों है, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। दूसरी बात, वो आज गृह मंत्री जी बोल रहे थे एक 1 नेशन 1 इलेक्शन पे, अरे वही लोकतंत्र पे एक तंत्र हावी होना चाहता है इस देश के अंदर में। देश के अंदर लोकतंत्र है और आप चाहते एक तंत्र चले, माने तानाशाही की ओर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं देश का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये इसी से तो देश का संविधान बदलना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश के अंदर में जो एक बार वोट देता है, आप 5 साल के लिए अगर चुन लिए जाएंगे सभी लोग, तो दोबारा जो वोटर के पास तो वही ताकत है, फिर 5 साल बाद तो वोटर को पूछने जाते नहीं है। वो वोटर बेचारा आप अपनी जिंदगी से परेशान हो जाएगा। उसको पता है आज लोकसभा का चुनाव हुआ है, कल यहां पे विधानसभा का होगा, तो इनका अगर दोबारा अगर मेरी मदद नहीं करेगी सरकार, तो जब विधानसभा का वोट मांगने आएगी तब मैं उनका दिमाग ठीक करूंगा, तब पूछूंगा कि आपने हमें लोकसभा में वोट मांगा था, विधानसभा में आप आइए और मेरे लिए काम कीजिए। और ये जो इलेक्शन होते हैं ना, ये कह रहे थे कि इससे पैसे खर्च होते हैं बहुत ज्यादा। अरे भैया, लोकतंत्र से बड़ा पैसा हो गया। आप क्या चाहते हो, उसका लोकतंत्र का उस व्यक्ति का अधिकार छीन लिया जाए 5 साल के लिए, उसे दोबारा अधिकार न दिया जाए? अगर आपको करना ही है तो 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी लाइए ना, गरीबों को भी अच्छे से स्कूल में पढ़ने का मौका दीजिए। 1 नेशन 1 आप लेके आइए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो गरीब को भी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, फिर उसको भी स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए। वीआईपी कल्चर खत्म कीजिए, जिनसे आप वोट लेते हो वो बेचारे लाइन में खड़े रहते हैं। ये मंत्री, ये पता नहीं कौन कौन मंत्री गाड़ी लेके चले जाते हैं, वोटर बेचारा वहां पे ट्रैफिक में जाम में फंसा रहता है। जिसने आपको मंत्री बनाया है, आयुष्मान पॉलिसी आई है, आयुष्मान पॉलिसी आई है, लेकिन लागू नहीं हो रही। आप ही के साथियों के राज्यों में लागू नहीं हो रही, आम आदमी पार्टी लागू नहीं कर रही, तृणमूल कांग्रेस नहीं लागू कर रही। तो आप जो मांग रहे हैं वो सब कुछ है, लेकिन लागू ना करने की पॉलिटिक्स क्या है? संविधान में इक्वालिटी की समानता की पॉलिटिक्स क्या है? प्रियंका कक्कड़ जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं, क्यों इस तरह से हम सिर्फ तुष्टीकरण, हम सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? प्रियंका जी को पहले फिलिस्तीन की याद आती है, बांग्लादेश की याद जब ट्रोल होती हैं, जब सवाल उठाए जाते हैं तो अगले दिन याद आती है। यह सवाल देश में पूछा जाना कि नहीं चाहिए? नाविका जी, सभी को नमस्ते। मुझे लगता है मेरा आंसर थोड़ा बोरिंग हो जाएगा टीआरपी के लिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है
तो सबके लिए वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, जो आपने कहा है, पर आपको पता होना चाहिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें मैंडेटरी है 6% खर्चना एजुकेशन के ऊपर, पर हमारी केंद्र सरकार 1% से भी नीचे खर्चती है, पहली बात। दूसरा, वन नेशन वन हेल्थ केयर होना चाहिए, जो आपने कहा है आयुष्मान भारत में, ये भी गलत है। आयुष्मान भारत में बहुत सारे एक्सक्लूजनरी क्राइटेरियाज हैं। आपके पास अगर रेफ्रिजरेटर है घर में तो आपको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा, साथ में ना ही आपको लाभ मिलेगा अगर आपको ओपीडी फैसिलिटी चाहिए, आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो बहुत खराब पॉलिसी है। सीएजी ने जो फ्लैग किया वो तो अलग चीज है, छोड़ देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी ने जो तर्क दिया, मैं अनुराग भदौरिया जी की बात को आगे लेकर चलती हूँ कि पैसा खर्च करने वाला जो तर्क दिया, आप ये सोचिए वन नेशन वन इलेक्शन में भी इन्होंने कहा था ये रशिया से तेल लेंगे और पैसा बचेगा, पैसा बचेगा, तो जनता के पास कहां पहुंचा वो पैसा? नेता की जवाबदेही जनता के प्रति इसलिए होनी चाहिए। ये लोग पैसा डकार गए, 200 लाख करोड़ का ऊपर इन्होंने खर्च दिया। आप मुझे बताइए, ये पैसा बचा के क्या पूंजीपतियों को कर्ज माफ करना छोड़ देंगे? ये गारंटी देते हैं? आप बताइए, कल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आप पूरे देश को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो आपका खर्च होगा 1,80 करोड़। ये इनसे यही नहीं हो रहा। ये जनता के ऊपर थोड़ी खर्चेंगे पैसा बचा के, ये अपनी जेबें भरेंगे और कर्ज चढ़ाएंगे। इन्होंने ये किया, इनका पैटर्न है। जहां तक संविधान में अमेंडमेंट्स की बात है तो यू हैव टू सी कि कौन नंबर से कुछ नहीं होता है, इसके टाइम में इतनी होती है, इतनी हो गई। अगर आप कार्यकाल देखेंगे दोनों ने बराबर कर दी। प्रॉब्लम यह है कि अमेंडमेंट्स थी क्या? एक जगह अमेंडमेंट्स हुई थी कि महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए। आपको लगता है अमेंडमेंट गलत है? बिल्कुल सही है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। तो भाजपा से क्वेश्चन करना चाहिए कि उनकी ये मंशा क्या है वन नेशन वन इलेक्शन से। वो अल्टीमेटली रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए एक जमीन तैयार कर रहे हैं। भाजपा से मैं वन नेशन वन इलेक्शन पूछूंगी। मैं आपसे यूसीसी पर आपका पोजीशन पूछना चाह रही हूँ। यूसीसी पर आप बता दीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर उनका पोजीशन तो पता ही है। वी सपोर्ट इट 100% इन प्रिंसिपल, बट मसौदा तो दिखाइए। गोवा में एक यूसीसी एप्लीकेबल है, वहां पे तो ठीक से अप्लाई हो नहीं रहा। बड़े सारे उसमें लोचे। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, उसको करना है तो अजय आलोक जी जवाब दीजिए। उसमें बहुत सारे लोचे। देखिए नविका जी, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरा विपक्ष जो है उसको अंडे की तरह उबला दिया मोदी जी ने आज से 2 दिन पहले, और उस अंडे को छील के काट के आज उसमें नमक का गोल मिर्च डाल दिया अमित शाह जी। कुछ याद आ जाए, सब हकला रहे हैं, आए बाएं साएं बोले जा रहे हैं। आ जाए क्या बोल रहे हो? 1,80 करोड़। अरे 1,80,000 करोड़ बोलती है, ठीक है। इसकी बात उसके बाद भदौरिया कुछ से कुछ बोल रहे हैं, जरूरी है। ये सब आपको खिला रहे हैं बेसिकली। आपको बोलने को है नहीं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा फर्जी आदमी इस पृथ्वी पे कोई है? अभी ये कहीं कि ये प्रोविजन नहीं है। 70 साल की उम्र तक की आयु में हम तो किसी का आय प्रमाण पत्र भी नहीं मांग रहे हैं। 70 साल के ऊपर वाले को तो हर जाति को, हर आयु को, हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है आयुष्मान। दिल्ली में नहीं लागू करके दिल्ली की 3 करोड़ जनता के साथ पाप किया। अरे रेफ्रिजरेटर, सारा दिल्ली की हेल्थ फैसिलिटी को जीरो पे ले आई है। और यहाँ बैठ के आप ध्यान दे रही हैं। सारा चीज बेचने का ठेका आप लोगों ने ले रखा है। अरे ये समाजवादी पार्टी क्यों बोल रही है भाई? अच्छा हाँ, नाविका जी, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी। प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, यही लोग दोनों बोल ले पहले। पैसे की लूट होती है, बेचारों को इलाज नहीं मिलता और आप दोनों बोल लीजिए, इलाज मिल रहा है। आपस में एक दूसरे पे बोल लीजिए पहले। स्कूल खुले हुए हैं, एक दूसरे पे बोल लीजिए पहले। दिया जाता है भैया। रेप की वकालत करने वाले के साथ बैठ के कल महिला संवाद यात्रा और महिला संवाद हो रहा था अरविंद केजरीवाल का। आप बड़े रेप की वकालत करने वाली पार्टी के लड़कों से गलती हो जाती है, उसके मुखिया के साथ बैठ के अरविंद केजरीवाल महिला संवाद कर रहे थे। ये इनकी संवेदना है, ये संवेदना है हमारा गरीब बच्चा है। इन लोग का बिल्कुल। माफ कीजिएगा, एक मिनट। ये पार्लियामेंट नहीं है, नेशनल डिबेट है, जनता सुनना चाहती है। एक एक करके बोले। अजय आलोक जी, कमाल है भाई, आप लाओ ना वन एजुकेशन लाओ, गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूल में, दिल्ली के अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाइए। की पार्टी से आप सुनिए, या और देश के किसी और स्कूल में एडमिशन होने चाहिए। उसका तो नहीं ला रहे हो, यहाँ डिस्कस करने बैठ गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है भदौरिया जी? भदौरिया जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक मिनट। इश्करन भंडारी, आप लॉयर भी हैं, एक सामान्य नागरिक भी हैं हम लोगों की तरह। आपने सबकी बातें भी सुनी। आप इन बातों से क्या सार निकालते हैं? संविधान कितना सर्वोप्रिय है सबके लिए। संविधान की 75वीं साल में जो पूरा डिबेट हुआ, 4 दिन, 2 दिन लोकसभा में, 2 दिन राज्यसभा में, उसके बाद
सार क्या निकला? नाविका जी, इस देश में एक अजीब ही बहस शुरू हो गई है कि संविधान अमेंड ही नहीं होना चाहिए। बहुत बारी, पहले 100 बारी से ज्यादा हुआ है, पर उससे ज्यादा डॉक्टर BR अम्बेडकर के अपने शब्द थे कि संविधान सिर्फ वकीलों के लिए एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक जीवित डॉक्यूमेंट है और इसकी स्पिरिट वो होगी जो स्पिरिट ऑफ द एज है। तभी उन्होंने संविधान के अंदर ही अमेंडमेंट प्रोसेस दिया था। तो आज हम 2024 में ये बहस भी कैसे कर सकते हैं कि संविधान अमेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर संविधान की हत्या की बात कर रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ 5 उदाहरण दे दूंगा। फर्स्ट अमेंडमेंट को लेके जहां पे फ्री स्पीच सारे समान नागरिक की, स्पेशली जर्नलिस्ट की रोकी गई थी, क्योंकि दोनों केसेस सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे वो जर्नलिस्ट के गए थे, अखबारों के गए थे। दूसरी बात, 35 ए लाया गया था बिना पार्लियामेंट के। एग्जीक्यूटिव ने संविधान को पर्सनल डायरी की तरह अपनी मर्जी से उसको अमेंड कर दिया 35 ए लाके, जो 60 साल चला जब तक इस सरकार ने वो रोका नहीं। ऐसा किसी देश में एग्जाम्पल नहीं होगा डेमोक्रेसी के अंदर कि बिना पार्लियामेंट के आप संविधान अमेंड कर दें। तीसरा एग्जाम्पल तो आपको पता ही है कि किस तरह जजेस को, आज बात करते हैं जजेस की, 2 बारी सुपरसीड किया गया क्योंकि कोर्ट के फैसले पसंद नहीं आए तो जज चेंज कर दो, चीफ जस्टिस चेंज कर दो, जो प्रमोट होने चाहिए या जिनको चीफ जस्टिस बनाना चाहिए उनको सुपरसीड कर दो। इमरजेंसी के अंदर जान के जनता ये शौक होगी, तर्क दिया गया कि अगर आपका आर्टिकल 21 सस्पेंड हो जाता है, कोर्ट ने सवाल के लिए खत्म करने दीजिए, कोई जनता को पता होना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, ईश्वरन भंडारी का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ईश्वरन भंडारी का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उन्हें बोलने से रोके मत, बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। जी ईश्वरन। थैंक यू नाविका जी। मैं कोर्ट के अंदर कांग्रेस सरकार के समय के अटॉर्नी जनरल का तर्क दे रहा हूं। कोर्ट ने पूछा आपने 21 तो सस्पेंड कर दी है, इसने अगर किसी पुलिसमैन ने निजी कारण से किसी को गोली मार दी तो आप कहेंगे व्यक्ति कोर्ट नहीं आ सकता? उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेट है पर पोजीशन यही है, एक निजी पुलिसमैन अगर गोली मारे तो आपका कानून हक नहीं है कि आप कोर्ट आके इंसाफ ले पाए। वो लोग बात कर रहे हैं संविधान की। एक और बात जो बहुत जरूरी है मुझे लगता है, वन नेशन की आप बात कर रहे हैं, वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पहले भी इस देश में हुआ है, बहुत देशों में वर्ल्ड में जहां पे डेमोक्रेसी हम स्ट्रांग मांगते हैं ये होता है। अगर खर्चा बचता है, एक बारी प्रोसेस खत्म होता है, आचार संहिता नहीं लगती, तो इसमें डिस्कशन के स्टेज पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको डर लगता है कि आप एक ही बारी चुनाव हार जाएंगे, हो सकता है एक ही बारी चुनाव जीत भी जाए, प्रदेश का और देश का। और लास्ट बात, बिकॉज हम यूपी की बात कर रहे हैं, जो वन एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, मदरसाओं में सर्वे कर लिया था कि आप पढ़ा क्या रहे हैं, पूरा समाजवादी पार्टी उसके ऊपर क्या क्या प्रतिक्रिया, इनको बताइए मदरसों के अंदर, वन एजुकेशन के अंदर क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत अहम सवाल पूछा ईश्वरन भंडारी ने। अनुराग भदौरिया जी से सवाल का जवाब जरूर लूंगी, लेकिन पहले पब्लिक के सवाल अतुल कुमार सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस जब भी संविधान का मुद्दा उठाती है तो अपने पुराने कर्मों के कारण और संविधान का अपमान करने की वजह से खुद ही घिर जाती है? संजय मिश्रा बदोही यूपी से पूछ रहे हैं, संविधान का नाम लेने वाली कांग्रेस पार्टी ने ही संविधान को ही सबसे अधिक पीड़ा पहुंचाई है, क्यों ये सही है कि नहीं बर्वे साहब? जनता पूछ रही। संविधान के ऊपर चर्चा ये कांग्रेस ने डिमांड किया था, इनको तो पता भी नहीं, होश भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान की चर्चा ही कांग्रेस ने मांगा है। अगर इतना डर अगर हमें होता संविधान पे चर्चा का तो हम चर्चा मांगते नहीं। इनको कम से कम संविधान पे चर्चा के बहाने सही इन्होंने ये तो अपनाया कि हम संविधान रक्षक बने हुए हैं, झूठा ही सही, लेकिन खुद को रक्षक दिखाने की कोशिश तो किया। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आप जिस हिंदू के नाम पर आप देश में चुनाव जीत कर आए हैं, आज जो बांग्लादेश के ऊपर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उस पर जब प्रश्न पूछा गया तो विदेश मंत्री ने जवाब दिया 29 दिसंबर को कि हम नजर बैठाए हुए हैं। अरे जिस देश से पाकिस्तान से 2 टुकड़े कर जिस देश को हमने बसाया है, आप 29 नवंबर की बात कर रहे हैं, शायद तारीख गलत बोली, लेकिन बर्वे साहब फॉरेन पॉलिसी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है। कम से कम ये कांग्रेस पार्टी जो इतनी एक्सपीरियंस्ड है, सरकारों में रह चुकी है, इतना तो जानती होगी। लेकिन आप कह रहे हैं संविधान की चर्चा आपने मांगी थी, कम से कम
आपको इतना तो एहसास हो गया होगा कि संविधान की चर्चा से बीजेपी भी डरी नहीं, क्योंकि आपने तो कहा था कि बीजेपी इस देश में संविधान को खत्म करने आ रही है। चुनाव आप नहीं जीत पाए, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं गई। नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, धर्म के नाम पर आरक्षण क्या सीधे सीधे तुष्टीकरण की परिभाषा नहीं है? पवन कुमार राजस्थान से, संसद में संविधान लहराने वालों को क्या अमित शाह जी और मोदी जी ने बैकफुट पर धकेल दिया है? असित मोदी मुंबई से पूछ रहे हैं, अमित शाह जी के आज मोहब्बत की दुकान पर किए गए कटाक्ष से मुझे अनिल कपूर की ताल फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया, हम दर्द बेचते हैं खरीदते नहीं। बर्वे जी क्या कहेंगे? अब इसका भी जवाब दीजिए, सारे सवाल आप ही के लिए आ रहे हैं। सारे प्रश्न का विपक्ष से ही अगर उत्तर पूछेंगे नविका जी, सत्ता से प्रश्न पूछना है अपने को, सत्ता को प्रश्न होना चाहिए आपके। आप विपक्ष को ही टारगेट करेंगे तो कैसा होगा? मैं नहीं टारगेट कर रही हूँ, जनता के सवाल आ रहे हैं, जनता पब्लिक के सवाल है, शो का नाम है सवाल पब्लिक का। अब पब्लिक सवाल पूछेगी, पब्लिक के वोट तो चाहिए लेकिन पब्लिक के सवाल नहीं चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण पर मैं पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया जी, क्या एक ही फॉर्मूला है? तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, क्या इसके आगे इस देश की राजनीतिक दल बढ़ सकते हैं? नाविका जी आज एक बहुत अच्छी बात हुई पार्लियामेंट में, वन नेशन वन इलेक्शन पे पार्लियामेंट में बहस हुई, वोटिंग हुई, गायब कौन हो गए? 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के। तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन पे सीरियस ही नहीं है। अगर वो गायब हो गए तो उनको नोटिस देकर उनको सस्पेंड कर दीजिए और पार्टी से निकाल दीजिए, तब तो लगेगा कि आप सीरियस हैं। अगर आप पार्टी से नहीं निकालते हैं, सस्पेंड नहीं करते हैं, तो आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। इसके मतलब आपको सही सवाल, बहुत सही सवाल आपने उठाया। अजय आलोक जी, वक्त कम है, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। अनुराग जी आपका फेडर डाउन। अजय आलोक। नविका जी, व्हिप के बावजूद 20 सांसद हमारे अगर नहीं आए तो उनको पार्टी ने नोटिस भेजा है, कारण बताओ नोटिस भेजा है, और पार्टी उनका जवाब मिलने के बाद पूरी कार्रवाई करेगी। लेकिन इन घमंडियों का गठबंधन जो 232 का था उसमें 198 ही थे, 34 कहां चले गए? सरकार नहीं गिरानी है क्या? एकता खत्म, फुस। प्रियंका कक्कड़ जी जवाब दीजिए। अपनी जगह प्रियंका कक्कड़ जी, विपक्ष में भी तो 32 लोग कम थे। मुझे लगता है कि इसका कोई मायना नहीं है। हर बार ये पलट के हमारे ऊपर क्वेश्चन कटाक्ष करते हैं। मेरे को इनसे, ये सत्ता में बैठे हैं, इनको जवाब देना होगा कि क्यों ये बार बार ऐसे बिल लाते हैं जिसमें ये चर्चा ही नहीं करना चाहते। इस बार जो चर्चा भी हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि इनका नंबर कम हो गया। नहीं तो ये बिल संविधान की आत्मा में है प्रियंका जी। इनसे पूछिए, जब से संविधान लागू हुआ है ये बिल लागू था। सरकार गिरानों की टेंडेंसी के कारण, तानाशाही के कारण ये कभी बिल्कुल सवाल बहुत है। 4 दिन की डिबेट के बावजूद ये सवाल और संविधान पर जो नोक झोंक है वो शायद खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन एसके जैन द्वारका से पूछ रहे हैं, जब भी वीर सावरकर जी का नाम आता है तो कांग्रेस टाल मटोल क्यों करने लगती है? क्या कांग्रेस को सावरकर जी का नाम लेने से भी डर लगता है? ये सवाल कभी जाएंगे नहीं, सवाल चलते रहेंगे। कौन जवाब दे रहा है, क्या दे रहा है, पब्लिक सब समझती है। और पब्लिक के सवाल हैं, जवाब तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो जवाब जनता देगी। आज तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं, लेती हूं आपसे इजाजत।